नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सॉइल साइंस की, यानी कि आपके जो फर्स्ट ईयर में सॉइल साइंस चल रही है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, उसकी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ये जो ऑफर्स है हमारे ऐप पे आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज पे देखने को मिल रहे हैं, उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं। आपको कृषि परिवेशक टेस्ट सीरीज के रूप में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो टेस्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और मात्र 49 रुपीज में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल कम प्राइस, हम कह सकते हैं कि लगभग फ्री सा, क्योंकि 49 तो आजकल होता ही क्या है, ठीक है। तो जो आपके हम कहते हैं भाई 2 GB नेट के लिए हम 50 रुपए बिगाड़ देते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ क्या मिल रही है, उसमें आपको कृषि परिवेशक की क्या देखने को मिलती है, टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। इसके अलावा कृषि परिवेशक का जो लाइव बैच है वो आपका देखने को मिलेगा 1799 रुपीज में, ठीक है। काफी जो है इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। तो टेस्ट सीरीज और साथ में जो लाइव बैच है, दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि डब्ल्यूओ और फाउंडेशन बैच की बात करें, फाउंडेशन जैसे आपका प्री पीजी का हो गया या किसी और जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो फाउंडेशन बैच है उसका देखें हम तो ये आपको 999 रुपीज में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है सेमेस्टर जो बीएससी है, ठीक है, बीएससी के सेमेस्टर के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग आपको कोर्स देखने को मिलते हैं। हिंदी वाला अलग है, इंग्लिश वाला अलग है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो है हिंदी वाला 699 और इंग्लिश वाला 799 रुपीज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑफर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पे अभी क्या चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में इनकी प्राइस जो है बढ़ भी सकती है, इसलिए आप इनको जल्दी से क्या करेंगे, एनरोल करेंगे, जल्दी से जल्दी इनको खरीदेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं। सोइल साइंस की यदि हम बात करें तो हमने बहुत सारी चीजें पहले देख ली है, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि आपके ये जो सॉइल है, ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट्स की बातें कर रहे थे। और न्यूट्रिएंट्स में पिछला जो क्लास थी उसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, एक तो नाइट्रोजन, एक फास्फोरस और एक आपके साथ में हम बात करते हैं पोटास की, इनकी हमने बातें प्रारंभ कर दी थी। और इनके जो फंक्शंस है, ठीक है, तीनों के फंक्शन हो गए, यानी कि क्या क्या काम करते हैं वो बात हो गई। इसके साथ में ही हम ये कहते हैं कि आपके जो इनकी यदि डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो क्या क्या देखने को मिलता है, और एक आपके टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, ये चीजें हमने क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसी से आगे बढ़कर क्या चर्चाएं करेंगे, हम चर्चाएं करेंगे आपके सेकेंडरी जो हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही हम मुख्य रूप से द्वितीयक न्यूट्रिएंट में कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया, इनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये जो तीनों है ये भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और कई जो काम है वो इनके द्वारा ही किए जाते हैं। बाद में फिर आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आएंगे, उनकी भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें आपका जो कैल्शियम है उसकी हम बात करते हैं। कैल्शियम क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करता है किसी भी कोशिका में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कैल्शियम एक तो सेल डिवीजन में भाग लेता है। क्या करता है, सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन। सिंपल भाषा में मैं कहूं तो कोशिका के विभाजन में, कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब सर कोशिका विभाजन में कैसे भाग लेता है, तो आपको याद करना है कि कोशिका, जो प्लांट्स की कोशिकाएं होती है, ठीक है, वो ऊपर से 2 लेयर्स के द्वारा घिरी रहती है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, जिससे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और एक होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो जो झिल्ली और कोशिका भित्ति है, ये दोनों क्या करती है, ये मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि कोशिका की बाहर वाली जो भित्ति है, ठीक है, भित्ति आपकी क्या रहती है, इसमें कैल्शियम का योगदान रहता है, ठीक है, इसके निर्माण में। तो जब इसका निर्माण होगा उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता है, तो सिंपल सी बात है, बाद में आगे चल के कोशिका विभाजन करना होगा तो नई सेल वाल की जरूरत पड़ेगी, और नई सेल वाल की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर कोशिका की भी जरूरत होने वाली है। तो कोशिका विभाजन में इस प्रकार से इसका रोल होता है, पहली बात। दूसरी बात, सर और क्या करती है ये आपकी जो कैल्शियम होती है, वो और क्या काम करती है, तो ये कई प्रकार के जो है
एक बात ये भी ध्यान रखना कि इसकी जरूरत है ना सबसे ज्यादा। अब जब डिफिशियंसी की बात करेंगे, हालांकि मैं डिफिशियंसी आपको अलग से जो है कवर करवाऊंगा, ठीक है, अलग से करवाने का मतलब है कि जो 15-20 मिनट का टॉपिक है उसमें हम डिफिशियंसी की ही बात करेंगे कि किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कहाँ होती है, किसकी वजह से जो है पत्तियां पीली नजर होती है, किसकी वजह से जो है पर्पल नजर आती है, किसकी वजह से इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हम जो ओल्ड पत्तियों पर, न्यू पत्तियों पर किसकी कमी होती है, ये सारा हम 10-15 मिनट में एक ही जगह देख लेंगे, तो इनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूं तो आपका जो पौधे का शीर्ष होता है, ठीक है, पौधे का क्या शीर्ष भाग होता है जिसको हम टॉप बोलते हैं। भाई ये मान लो आपका प्लांट है, ठीक है, ये क्या होता है, प्लांट है। अब इस प्लांट का जो बिल्कुल ग्रोविंग रीजन होता है, बिल्कुल टॉप वाला जो ये रीजन है, इसमें क्या होता है, अधिकतर कोशिका विभाजन यही चल रहा होता है, ठीक है। क्या चल रहा होता है, कोशिका विभाजन भी यही चल रहा होता है। तो कोशिका विभाजन जहां पे चल रहा होता है वहीं पे इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो दो चीज की कमी, एक तो कैल्शियम और एक बोरोन, इनकी कमी आपको यहां पर टॉप में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बोरोन भी क्या करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है, विभाजन के लिए जरूरी होता है, और जो कैल्शियम होता है ये भी कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है। इसलिए दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही आपके ऊपर वाले पोर्शन में जो है सबसे ज्यादा इनकी कमी होती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा कोशिका विभाजन के इसके कैल्शियम के क्या काम है, तो कैल्शियम कई प्रकार के जो है रोगों से इनसे बचाने का काम तो करती ही है, कई प्रकार के एंजाइम्स को एक्टिवेट करती ही है। ये तो जो है छोटे मोटे काम है, लेकिन मेजर काम आपका कोशिका विभाजन वाला है, इसका ध्यान रखोगे आप, ठीक है। कमी में आप सीधा सीधा लिखोगे कि इसकी कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके जो गाजर होता है उसमें केविटी स्पॉट, ठीक है, क्या होता है, केविटी स्पॉट जो रोग है वो आपके किस में होता है, वो आपके गाजर में इसी की वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से ही, ठीक है। इसके अलावा आप याद करो कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है कि सर जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली में दाने नहीं बनना, ठीक है, मूंगफली में फलियों का खाली रह जाना, जो पोड होती है उसका खाली रह जाना, तो जो ये आपके हम कहते हैं ना पॉपिंग की प्रक्रिया, इस चीज को कहते हैं पॉपिंग, खाली रह जाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉपिंग। तो ये जो पॉपिंग होती है ये भी आपके कैल्शियम की कमी की वजह से ही होती है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। देखो मूंगफली में दो चीजें होती है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग चीजें है, एक पेगिंग होता है, ठीक है, एक क्या होता है, पेगिंग। सर पेगिंग क्या है, तो पेगिंग के लिए हम ये कहते हैं कि मूंगफली है, मान लो ये क्या है, आपकी मूंगफली है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इन तनों से छोटी छोटी इनमें क्या निकलती है, क्योंकि मूंगफली मिट्टी में लगती है, तो यहां से निकलकर, इन तनों से निकलकर जो पेग होते हैं, जो सुइयां होती है वो मिट्टी में जाती है, ठीक है, क्या होती है, मिट्टी में जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम पेगिंग कहते हैं, और पेगिंग को बढ़ाने के लिए, सही ढंग से पेगिंग हो इसके लिए हम अर्थिंग अप करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अर्थिंग अप, यानी कि मिट्टी चढ़ाते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने का काम भी किस में होता है, मूंगफली में हो रहा है। पेगिंग की प्रक्रिया भी कहाँ हो रही है, मूंगफली में हो रही है, और पॉपिंग की प्रक्रिया भी मूंगफली में ही हो रही है, जो कि दानों का नहीं बनना या पोड का खाली रह जाना, जो कि किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, रिलेटेड थी इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। कोशिका विभाजन में कैल्शियम काम में आ रहा है, जो केविटी स्पॉट हो रहा है गाजर में उसमें कैल्शियम काम में आ रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही है, और साथ में जो शीर्ष आपका यदि मान लो ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से ही होती है। तो ये सारी चीजें आपको कैल्शियम में ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। सर मैग्नीशियम का क्या काम है, तो मैग्नीशियम भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि याद करो आप क्लोरोफिल, ठीक है, क्या याद करोगे, क्लोरोफिल, या इसी को हम बोल सकते हैं पर्णहरित। ये जो आपका पर्णहरित है ये क्या करता है, ये पर्णहरित मुख्य रूप से भाग लेता है आपके पीएस की क्रिया में,
ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में। और यहाँ की इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना में हम ये कहते हैं कि एक तो मैग्नीशियम एटम होता है जो कि बीच में पाया जाता है, इससे 4 रिंग्स, चारों ओर नाइट्रोजन युक्त पोरफायरिन रिंग्स जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार की एक संरचना बन गई। और एक फाइटोल टेल होती है, यानी कि पूंछ भी पाई जाती है इसमें। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्या होती है, पूंछ भी होती है। क्लोरोफिल की संरचना का सूत्र की यदि हम बात करें तो हम कहते हैं C55 H72 O5 N4 Mg। अब यहां पर ध्यान दो, नाइट्रोजन कितने हैं, 4 हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन भी जो क्लोरोफिल है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, उसका इंपोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरी बात, जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम भी क्या करता है, मैग्नीशियम भी आपके इंपोर्टेंट पार्ट होता है, किसका, आपके क्लोरोफिल का। ठीक है, तभी तो यहाँ पर एक जो है एटम किसका आ रहा है, मैग्नीशियम का आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन ये तो पाए जाते ही है। ठीक है, ये दोनों चीजें भी होती है, इसलिए क्लोरोफिल के निर्माण में आपका कौन भाग लेता है, आपका मैग्नीशियम भाग लेता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, पर्णहरित के निर्माण में इसका रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि यदि इसकी डिफिशियंसी होती है, इसकी कमी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पत्तियां कैसी हो जाएगी, क्लोरोसिस होगा पत्तियों में। ठीक है, क्या होगा, क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, यानी कि हरिमाहीनता। ठीक है, हरिमाहीनता इसकी वजह से भी देखने को मिलती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैग्नीशियम का जो है चीजें ध्यान रखोगे आप, क्लोरोफिल के मुख्य रूप से, और कमी की वजह से क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है। तो ये मेजर जो चीजें हैं इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, बाकी छोटी मोटी चीजें आएगी उनकी हम बात कर लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं सल्फर की। ठीक है, तो सल्फर क्या है, तो मैंने आपको याद करना है, आपको मैंने बताया था कि जब हम संरचनात्मक तत्वों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संरचनात्मक तत्व। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनमें एक तो CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो है, लेकिन साथ में एक क्या है, एक यहाँ पर जो सोडियम एक यहाँ पर क्या आता है, एक तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन भी इसमें भाग लेता है और इसमें सल्फर भी भाग लेता है, इसका भी, इन दोनों का भी रोल होता है। ठीक है, इनका तो समझ में आता है कि सर ये तो जो है कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, मुख्य रूप से ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, ये सब यही बना रहे हैं, लेकिन इनका क्या रोल है, तो नाइट्रोजन का रोल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये RNA के निर्माण में, DNA के निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में, एमिनो एसिड्स के निर्माण में, एंजाइम्स के निर्माण में, इन सब में भाग लेता है। ठीक है, इसका मतलब इनका इंपोर्टेंस समझ में आ गया। तो सल्फर का क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है, इसका भी बता दो कि किस प्रकार प्रोटीन में यह भाग ले रहा है। तो ध्यान देना है, सल्फर क्या करता है, सल्फर कुछ एमिनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है। जैसे कि सर, तो सल्फर युक्त जो एमिनो एसिड्स है उनकी मैं बात करूं तो मिथियोनिन, ठीक है, एक तो मिथियोनिन होता है, ये आपके प्रोटीन में भाग लेता है। सिस्टीन, सिस्टीन और सिस्टाइन ये होते हैं। ठीक है, तो सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन ये तीनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं और सल्फर युक्त एमिनो एसिड होते हैं, यानी कि इनमें सल्फर पाया जाता है। इसका मतलब प्रोटीन निर्माण में सल्फर भी भाग ले रही है, और सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो होता है आपके प्लांट का बायोमास बनाने में भाग लेता है, शरीर के निर्माण में भाग लेता है। इसको इसलिए इसको भी संरचनात्मक तत्वों के रूप में हम मानते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यदि आपके सल्फर है उसकी कमी हो जाती है, तो जो जितनी भी प्रोटीन वाली फसलें हैं जिनमें प्रोटीन का निर्माण ज्यादा हो रहा है, जो दलहन है, उनमें प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, यदि सल्फर की उनमें कमी होती है तो। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो मूंगफली होती है उसमें भी सल्फर की वजह से प्रोडक्शन
कम होता है, सबसे ज्यादा मूंगफली ही प्रभावित होती है, क्योंकि मूंगफली में ऑयल तो है, साथ में प्रोटीन भी लगभग 26% होता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन के निर्माण के लिए भी सल्फर की आवश्यकता होती है, और यदि सल्फर नहीं मिलती है तो मूंगफली में भी आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपका प्रोडक्शन है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मेजर चीजें हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इनको आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में क्या बचते हैं, तो इसके बाद में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, तो ये होते तो कम मात्रा में है प्लांट में, लेकिन काम तो उतने ही करते हैं जो कि आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं। ठीक है, तो काम में कोई कमी नहीं है, इनकी मात्रा ही कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें एक एक करके जो है इनके काम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करें आपके आयरन की, तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भाग लेता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में भाग लेता है। ठीक है, यानी कि कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जिनमें अपचयन और उपचयन की प्रक्रियाएं होती है। सर ये क्या होती है, तो अपचयन और उपचयन की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से ऑक्सीजन की, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का मेल हो रहा है, ऑक्सीजन आके मिल रही है, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन आके मिल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को मिलाने में, हाइड्रोजन को बाहर निकालने में जो आयरन होता है इसका रोल होता है। और आयरन का रोल क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो ये होती है ना, हम कहते हैं संयोजकता, ये संयोजकता चेंज होती रहती है, कभी 4 हो जाती है, कभी आपके 3 हो जाती है। तो ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का जो आदान प्रदान है उसकी वजह से, उनकी वजह से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, अपचयन उपचयन की प्रक्रियाएं होती है। तो ये कई प्रकार के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रियाओं को कंप्लीट करवाने के लिए ये जाना जाता है, ये इनका काम होता है। इसी के साथ इस जैसे ही मिलते जुलते काम करता है मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज का भी क्या होता है, इसी की तरह जो है अपनी जो ये होती है संयोजकता होती है, इसको वैलेंसी को ये क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। इसकी वजह से ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भाग लेता है। आई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, आयरन का विशेष रूप से ये काम होता है। इसके बाद में हम और बात करें तो हम बात करेंगे जिंक की। जिंक जो होता है वो आपके मुख्य रूप से जिंक की कमी के लिए हम ये कहते हैं कि जिंक की कमी पुरानी और नई पत्तियों दोनों जगह होती है। ठीक है, और जिंक कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भाग लेता है। उनमें से यदि जिंक की कमी होती है तो आपने सुना होगा जिंक की कमी से धान में खेरा रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, खेरा रोग। इसके अलावा हम कहते हैं मक्का में सफेद कली का रोग। ठीक है, मक्का में क्या होता है, सफेद कली का रोग हो जाता है। तो ये काम भी किसके हैं, ये कमी के लक्षण किसके हैं, आपके जिंक के हैं। तो जिंक के लिए भी विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे काम है, उनकी हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, जिनके काम ज्यादा होते हैं, जिनकी डिफिशियंसी भी देखने को मिलती है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कैल्शियम है वहां से सारी बातें स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, कैल्शियम से हम सारी चर्चाएं स्टार्ट करेंगे। अब देखो, यदि हम कैल्शियम की बात करें तो यहां ध्यान देना, सेल वॉल के फॉर्मेशन में अभी कह रहा था मैं कि सेल डिवीजन में, ठीक है, डिवीजन में क्यों भाग लेता है, कैल्शियम डिवीजन में क्यों भाग लेता है, क्योंकि सेल वाल का इंटीग्रल पार्ट होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है सेल। ठीक है, जो सेल वाल होता है वो हार्ड होती है और वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। ठीक है, तो कैल्शियम पेक्टेट है, इसका मतलब इसमें कैल्शियम पाया जा रहा है। तो यदि सेल वॉल बनानी है, ठीक है, सेल वॉल बनानी है तो कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, और सेल डिवीजन करना है तो भी कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के सेल डिवीजन के बाद में क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी कोशिका के ऊपर, तो उसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होने वाली है।
ठीक है। सेल जो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी और परमेबिलिटी है उसके लिए भी, आपके झिल्ली की कोशिका की स्थिरता बनाए रखने के लिए, पोषक तत्वों व पानी के रिसाव के लिए, ठीक है। इनमें हम ये कहते हैं कि छोटे मोटे काम तो बहुत सारे होते हैं इनके, ठीक है। आप मेजरली जो है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में या जो आपके ये न्यूट्रिएंट्स है इनमें 2-4 काम इनके विशेष ध्यान रखो, ठीक है। सब याद नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि काम तो बहुत सारे होते हैं इनके, लेकिन आप इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर सेल फॉर्मेशन वाला, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसका? कैल्शियम का, ठीक है। और सेल डिवीजन में भाग लेती है, ये बात ध्यान रखनी है, कैल्शियम की। तो 2 काम हो गए, दोनों ही इंपॉर्टेंट काम है। इससे आपको यह भी पता चलता है कि जो ऊपर वाली टॉप होता है उसी पे कैल्शियम की कमी क्यों होती है, इस चीज का भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर सेल का विभाजन सबसे ज्यादा हो रहा है, कोशिकाएं विभाजित वहां पर हो रही है सबसे ज्यादा, तो कोशिकाएं जहां विभाजित होगी वहीं कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वहां पर ही कमी होती है। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए, परमेबिलिटी के कई प्रकार के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेशन सिर्फ एक जो न्यूट्रिएंट होता है उसका काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेशन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट जो है उसका एक्टिवेशन का काम नहीं है, इसमें कई प्रकार की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं जो होती है या कई प्रकार की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को ये एक्टिवेट करते हैं और इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट भाग लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में शूट और रूट डेवलपमेंट, ठीक है। अभी मैं बता रहा था आपको, सिंपल सी बात है कि कोशिका विभाजन कहाँ होगा? कोशिका विभाजन, कि सर कोशिका विभाजन तो वहां होता है, ज्यादा तो वहां होता है जहां पर पौधा वृद्धि कर रहा होता है, ठीक है भाई। कोशिका विभाजन होगा, विभाजन के बाद में कोशिकाएं बड़ी होगी तो वृद्धि होगी, ठीक है। वही काम कहाँ हो रहा है? ये काम मुख्य रूप से आपके 2 जगह देखने को मिलता है। एक तो आपका जो जड़ें हैं, जड़ों का जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन है जहां से जड़ें ग्रोथ कर रही है उसमें, और दूसरा जो आपका ऊपर वाला तना है, ठीक है, ऊपर वाले तने का जो ऊपर वाला भाग है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन हो रहा है, तो इनको स्वस्थ जड़ और तने की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पौधे मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। ये किसका काम है? ये आपका कैल्शियम का ही काम होता है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाए कि शूट और रूट के निर्माण के लिए, ये पूछ लिया जाए कि सेल डिवीजन के लिए, ये पूछ लिया जाए कि सेल जो है आपकी है उसकी सेल वॉल किसके द्वारा बनी होती है या सेल वॉल के निर्माण के लिए क्या जरूरी होता है, तो इन सब का आंसर एक ही होता है और वो है कैल्शियम, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की। सेल वॉल की आवश्यकता कहाँ होती है? सेल डिवीजन में, और डिवीजन के थ्रू क्या होगा? सेल की वृद्धि, और वृद्धि करके कोशिकाएं क्या करती है? प्लांट की वृद्धि करवाती है, और प्लांट की वृद्धि कहाँ देखने को मिलती है? शूट और रूट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ की यही आपको याद हो जानी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद में इंप्रूव स्ट्रेस टॉलरेंस की बात करते हैं, तो कुछ मात्रा में लवणता और सूखे के प्रति सहनशीलता भी बढ़ाती है, टॉक्सिसिटी और न्यूट्रिएंट को कंट्रोल भी करती है, ठीक है। सोडियम की, एल्यूमिनियम की, हैवी मेटल्स की विषाक्तता को रोकने का काम भी है, पोलन ट्यूब ग्रोथ और फर्टिलाइजेशन का काम भी करती है, ठीक है। ये छोटे मोटे काम है, इनका आप ध्यान रख सकते हो। देखो, कमी, यदि इसकी कमी होती है तो क्या क्या देखने को मिलता है? तो यहां पर एक तो देखने को मिलता है यंग लीफ डिफॉर्मेशन एंड टिप बर्न। जो ऊपर वाली टिप होती है जहां पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रही है? ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहां पर यदि कैल्शियम की कमी होती है तो जो पत्तियां होती है वो कैसी हो जाएगी? डिफॉर्म, विकृत हो जाएगी, यानी कि जैसी उनकी आकृति होनी चाहिए थी वैसी आकृति नहीं रहती है, वो क्या हो जाती है? इधर, क्योंकि कोशिका विभाजन तो मान लो हो रहा था लेकिन सेल वॉल बनी नहीं रही थी, तो सेल वॉल नहीं बनेगी तो कोशिकाएं अपना आकार नहीं ले पाएगी, और आकार नहीं ले पाएगी तो पत्तियां वैसी नहीं बनेगी जैसी होनी चाहिए थी, ठीक है। पत्तियों का जो आकार है वो भी बिगड़ जाता है, ठीक है। तो पत्तियां ऐसे मुड़ी हुड़ी दिखाई देती है, कर्ल हो जाती है और मरी हुई सी दिखाई देने लग जाती है, नेक्रोटिक हो जाती है। इसके साथ में सेल वॉल क्या होती है? कमजोर हो जाती है, ठीक है। कैसी होती है? कोशिकाएं कमजोर हो जाती है, जिससे पत्तियां क्या हो जाती है? झुलस जाती है, क्योंकि सेल वॉल मुख्य रूप से क्या है? बनी नहीं रही है। वही कैल्शियम पेक्टेट किस में पाया जाएगा? सेल वॉल में, और सेल वॉल नहीं बन रही है इसका मतलब क्या हो नहीं होगा? आपके कोशिकाओं का पूर्ण विकास होगा ही नहीं, तो वो चीज देखने को मिलती है। रूट का ग्रोथ और शूट का ग्रोथ दोनों ही रुक जाएगी, ठीक है। स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी।
ये चीज देखने को मिलती है। बाल्सम एंड रोट रोग ये फ्रूट में होते हैं और मुख्य रूप से टोमेटो में देखने को मिलता है। ठीक है, लिख लेना इसको। बाल्सम एंड रोट रोग, यदि कैल्शियम की वजह से कोई रोग होता है तो वो टमाटर में, ठीक है, टमाटर में बॉल्सम एंड रोट रोग देखने को मिलता है और ये आपके कैल्शियम की कमी से ही होता है। इस चीज को पूरी कर लेना। ठीक है, फ्रूट्स की जगह आपका क्या लिखोगे, टमाटर लिखोगे, और टमाटर की वजह से बॉल्सम एंड रोट का मतलब होता है काले काले धब्बे। ये जो आपका टमाटर है ना, ये मान लो टमाटर है, इस टमाटर के ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, नीचे से काला हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। नॉर्मली आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज के जो पीछे वाला भाग होता है वो कहीं कहीं से थोड़ा सा सूखा हुआ सा काला नजर आता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि टमाटर का भी जो पीछे वाला नीचे वाला जो पोर्शन है वो काला हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से बॉल्सम एंड रोट रोग हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, बॉल्सम एंड रोट रोग, जो कि आपके टमाटर में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि और फसलों में भी हो सकता है लेकिन टमाटर में ज्यादा देखने को मिलता है। बिटर पिट इन एप्पल, एप्पल में क्या होते हैं, छोटे छोटे भूरे गड्ढे जैसे धसे हुए धब्बे नजर आते हैं, जिसको हम कहते हैं बिटर पिट इन एप्पल। तो ये बिटर पिट इन एप्पल जो है ये भी आपके कैल्शियम की कमी की वजह से ही होते हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग कम होगी। ठीक है, ये तो बेसिक बातें हैं। और जो आपके ब्राउनिंग है, इंटरनल जो ब्राउनिंग है वो हो जाएगी। इंक्रीज डिजीज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, डिजीज भी ज्यादा होगी। ये बेसिक बातें हैं, ध्यान रखने वाली कुछ विशेष बातें हैं जिनको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, केवीटी स्पॉट का जरूर ध्यान रख लेना, वो भी पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे कि केवीटी स्पॉट, केवीटी स्पॉट ये मुख्य रूप से गाजर में देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, किस में देखा जाता है, गाजर में। और गाजर में ये रोग होता है किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। ठीक है, तो ये चीज भी लिख लेना। एक दो रोग हो गए, एक तो बाल्सम एंड रोट रोग जो कि मैंने बताया टमाटर में, और एक केविटी स्पॉट जो कि किस में होता है, गाजर में होता है, और किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये तो आपको कमी में विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी बेसिक चीजें हैं, जैसे कोशिका की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ग्रोथ करना बंद कर देगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, पत्तियां जो है मुड़ जाएगी। ठीक है, विकृत हो जाएगी। ये कुछ बेसिक डिफिशियंसी के लक्षण हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आ जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले लिखा हुआ है। और इंपॉर्टेंट काम मैंने समझाया था कि मैग्नीशियम क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, क्लोरोफिल का। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए एक क्लोरोफिल का अणु बन रहा है ना, इसका मतलब एक मैग्नीशियम का आयन की आवश्यकता होती है। और ये मैग्नीशियम का जो आयन होता है यह आपके मैग्नीशियम +2 के रूप में इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम +2 के रूप में पाया जाता है। इससे चारों ओर जो है रिंग्स जुड़ी रहती है, 4 पोरफायरी रिंग्स होती है और फाइटोल टेल होती है, ये इसमें पाई जाती है। जो सूत्र है वो मैंने बता ही दिया था, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पर्णहरित नहीं बनेगा, इसका मतलब प्रभाव कहां पर आएगा, प्रभाव आपका सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस पे नजर आएगा। यानी कि पौधा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कम कर देगा। और जब प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, इसका मतलब पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि सारा जो एनर्जी का सोर्स है वो तो प्रकाश संश्लेषण है, वहां से ही एनर्जी मिल रही है, वहां से ही ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और वो ही नहीं होगा तो फिर पौधे में क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी की कमी देखने को मिलेगी, खाद्य पदार्थ की कमी देखने को मिलेगी और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंस होता है। एंजाइम एक्टिवेशन के रूप में जो है बहुत सारे पदार्थ काम करते हैं, तो इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एटीपी प्रोडक्शन में भी भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी सहायता करता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट अपटेक में भी, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास के अपटेक में भी भाग लेता है। स्ट्रेस टॉलरेंस में भी भाग लेता है। शुगर एंड स्टार्च ट्रांसलोकेशन में भी भाग लेता है। इसके अलावा डिफिशियंसी की बात करें तो डिफिशियंसी में एक तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल बना रहा है, यदि क्लोरोफिल की कमी होगी इसका मतलब हरे रंग की कमी होगी, हरे रंग की कमी होगी तो पौधा पीला पीला नजर आएगा, और पीला पीला नजर आएगा तो इसको हम कहते हैं क्लोरोसिस।
ठीक है, या इसको कहते हैं येलोविंग। अब येलोविंग क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, ये सारी चीजें हम एक साथ देख लेंगे कि जो इंट्रावेनल क्लोरोसिस होती है वो क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, वहां पर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी और एक साथ याद भी हो जाएगी। जब आप अलग अलग याद करोगे तो इतनी चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन एक साथ एक चार्ट में बनवा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, तो सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी। लीफ कर्लिंग की बात करें, जो बिटरी लीव है उसकी बात करें, तो ये भी किसकी वजह से होता है, यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है उसकी वजह से। पर्पल और रेडिश डिस्कलरेशन भी इसकी वजह से देखने को मिलता है। प्री मेच्योर लीफ ड्रॉप भी इसकी वजह से देखने को मिलता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको सभी में देखने को मिलती है कमी से। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसमें ग्रोथ में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पत्तियों का आकार में भी प्रभाव पड़ता है, बेसिक चीजें तो सभी में होती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या रखना है, स्पेसिफिक का ध्यान रखना है कि विशेष काम किस में हो रहे हैं। जैसे यहाँ क्लोरोफिल के लिए विशेष काम है, ठीक है, कैल्शियम में सेल वाल के लिए विशेष काम है, तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये ज्यादा जरूरी है। बात करें सल्फर की, तो आपका जो सल्फर है ये क्या करता है, मैंने कहा था कि एमिनो एसिड्स अधिकतर क्या होते हैं, वैसे तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं, फिर बाद में आगे चल के नाइट्रोजन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये बातें सारी सही थी, लेकिन अभी ये भी ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के अलावा कुछ एमिनो एसिड्स में सल्फर भी भाग लेता है। और वो कैसे लेता है, वो 3 जो एमिनो एसिड्स है इनका ध्यान रखना है आपको। सिस्टीन आ गया, मिथियोनिन आ गया, और एक और लिख लेना, सिस्टाइन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, सिस्टाइन भी होता है। ये वाला, ठीक है, उसमें आपके ये ई पहले नहीं आता है। ठीक है, तो सिस्टाइन जो होता है वो भी आपके किस में भाग लेता है, इसमें भी सल्फर का रोल होता है, इसमें भी सल्फर भाग लेता है, और ये प्रोटीन के मुख्य घटक रहते हैं। और जो दाल वाली फसलें हैं, कौन सी फसलें हैं दोस्तों, दाल वाली जो फसलें हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा निर्माण होता है, प्रोटीन का ज्यादा निर्माण होता है, जैसे हम कहते हैं कि आपके जो ये है मूंग है, मूंग एक दाल है, दाल के रूप में इसमें 25% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है चना होता है उसमें 24% 23% तक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो सभी है, ठीक है, मूंग में 23% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो चीजें हैं, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, तो सिंपल सा हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन सीधी रिलेटेड है सल्फर से, क्योंकि सल्फर 3 एमिनो एसिड्स का निर्माण कर रहे हैं और उनके निर्माण में भाग ले रहा है। तो यदि सल्फर की कमी होगी तो इनमें प्रोटीन की कमी होगी या नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है, तो होने वाली है। ठीक है, तो ये कमी देखने को मिलती है। इसके बाद में एंजाइम एक्टिवेशन, कई प्रकार के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, अब आप जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्लोरोफिल में तो वो भी भाग ले रहा है, क्लोरोफिल में वो भी भाग ले रहा है, वो उसमें सहायता कर रहा है। ठीक है, तो निर्माण में भाग 2 ही ले रहे हैं, एक आपका मैग्नीशियम और एक आपका नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन जो सहायता करने वाले हैं उनमें बहुत सारे हैं। सहायता में आपके ये भी सल्फर भी सहायता कर रहा है, विटामिन और ऑयल प्रोडक्शन में भी सल्फर जो है सहायता करता है, डिजीज रेजिस्टेंस में भी सहायता करता है, इनहांस करता है नाइट्रोजन की यूटिलिटी। ठीक है, और क्रॉप की क्वालिटी और यील्ड को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये सारे काम आपको ध्यान रखने। इसके बाद में हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कई प्रकार के प्याज और लहसुन में जो है अलग अलग चीजें पाई जाती है। प्याज और जो लहसुन होता है उसमें अलग अलग क्वालिटी की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है भाई प्याज में तीखेपन का क्या कारण है, लहसुन में तीखेपन का क्या कारण है, तो उसमें कहीं ना कहीं सल्फर का रोल होता है। ठीक है, तो वो स्वाद बढ़ाने में भी काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं डिफिशियंसी कैसे होती है, प्लांट्स में डिफिशियंसी की हम बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स में जो डिफिशियंसी होती है वो क्लोरोसिस, मुख्य रूप से क्लोरोसिस देखने को मिलती है, और यंग लीव्स में इसकी कमी होती है, जो नई पत्तियां है उसमें इसकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना, क्लोरोसिस होगी और कहाँ होगी, नई पत्तियों में क्लोरोसिस देखने को मिलती है। स्टंट ग्रोथ, स्वाभाविक सी बात है, ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावरिंग में कमी होगी, ऑयल कंटेंट कम हो जाएगा, डिजीज कम हो जाएगी, ये बेसिक बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो। अब एक एक करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो फंक्शंस है दोस्तों वो ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन आपको ऐसे नहीं है कि
जो है बहुत बड़े बड़े हैं, इनमें एक या दो काम करते हैं ये मुख्य रूप से, और एक या दो कमी पाई जाती है, तो वो बातें हम करेंगे। जैसे आयरन की बात करें, क्लोरोफिल संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट इनके जो है फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इनका संश्लेषण करने में मदद करता है, ठीक है, वो चीज है। इसके अलावा एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए श्वसन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ठीक है, रेस्पिरेशन में कैसे, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये रेस्पिरेशन में ही चलती है, ये फोटोसिंथेसिस में ही चलती है, तो इन प्रक्रियाओं में आयरन का रोल होता है, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। जो अपचयन उपचयन की प्रक्रियाएं मैंने बताई थी ना, वहां पर इनका रोल होता है। तो अपचयन और उपचयन, ये दोनों प्रक्रिया यहाँ प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, इनमें चलती है, ठीक है, तो वहां पर इनका रोल होता है। डिफिशियंसी, नई पत्तियों में जो है पीलापन, इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलता है, ग्रोथ कम हो जाती है, लीफ व्हाइट हो जाती है, सफेद हो जाती है, ठीक है। जिंक की बात कर लेते हैं, तो जिंक कई प्रकार के एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए भाग लेता है, ठीक है। इसके अलावा जिंक की कमी से, तो जिंक की हम कहते हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने वहां पर नहीं बताया था, यहाँ पे बता देता हूं। जब हम जो है ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन्स पढ़ते हैं, तब हम ये कहते हैं कि एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन होता है, और ऑक्सिन हार्मोन के का अग्रक जो होता है, अग्रक का मतलब प्रीकोसर बोलते हैं उसको, अग्रक, अग्रक को हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। तो इस ट्रिप्टोफैन के निर्माण के लिए या ऑक्सिन के निर्माण के लिए, दोनों के लिए ही जिंक जरूरी होता है, जिंक इनके निर्माण में भाग लेता है, ये चीज जरूर ध्यान रख लेना, ये पूछी जाती है, ठीक है, ये क्या होती है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट चीज है जिंक के बारे में, कि जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, जिससे तना लंबा होता है। बाद में ऑक्सिन क्या करता है, तने के ग्रोथ में भाग लेता है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम किसका है, ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन कहां से निर्मित हो रहा है, जिंक से, और यदि जिंक होगा तो फिर तने की वृद्धि भी होगी, तो प्लांट की वृद्धि के लिए, जिंक के निर्माण के लिए, ट्रिप्टोफैन के निर्माण के लिए, इन सब के लिए जिंक जरूरी होता है, ध्यान रख लेना इस चीज का, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, सीधी सी बात है, समझने वाली बात है, ठीक है, तो ये चीज है। सर ये कैसे, तो जैसे मैग्नीशियम के लिए मैं कह रहा था ना कि मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरोफिल में भाग लेता है, उसी प्रकार ट्रिप्टोफैन के निर्माण में भाग लेता है जिंक, और ट्रिप्टोफैन से ही आगे चल के क्या बनता है, ऑक्सिन बनता है, और ऑक्सिन क्या बढ़ाता है, फिर तने की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब देखो डिफिशियंसी में क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंटरनोड की साइज क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। अगर जिंक की कमी होगी तो ऑक्सिन की कमी होगी, ऑक्सिन की कमी होगी तो लंबाई नहीं बढ़ेगी पौधे की, और लंबाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, पौधा का जो इंटरनोड है, नोड के बीच की जो दूरी है वो कम रह जाएगी, ठीक है, दो नोड्स के बीच की जो दूरी है वो छोटी रह जाती है, जिससे पौधा झाड़ी जैसा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा जो है ऐसा छोटा सा पौधा दिखाई देता है। ये कारण आपके किसका होता है, ये जिंक की कमी ही होती है। बाकी इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखाई देता है, इन सब चीजों को एक साथ बता देंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर आपके फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में मदद करता है, ठीक है, निर्माण में सहायता करता है, जिससे पौधे की संरचना मजबूत होती है, रोगों के प्रति रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, नई पत्तियों में जो है मुरझान आ जाती है, डिले फ्लावरिंग हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ये बेसिक बातें हैं। यहाँ भी क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीज की जरूरत होती है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, एंजाइम सक्रिय एक्टिवेशन में किसका रोल होता है, जो मैग्नीज है उसका रोल होता है। मोलिब्डेनम, हाँ ये चीज ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोलिब्डेनम का ध्यान रखना कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, यहां से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जो दलहनी क्रॉप्स है उनमें, दलहनी जो क्रॉप्स है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होने का कारण, ठीक है, क्या है, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम कहेंगे मोलिब्डेनम की कमी, और टाइम टू टाइम हो रहा है, उसके लिए आवश्यक जो चीज है वो मोलिब्डेनम है। अब एक चीज और रिलेट करो यहां से, ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, रेनफॉल जहां पर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, वहां पर मृदाएं कैसी रहती है, अम्लीय, ठीक है, कैसी रहती है, अम्लीय, और यहाँ पर अम्लीय मृदाओं में किसकी कमी पाई जाती है, मोलिब्डेनम की। अब मान लो यहाँ पर यदि मैं दलहन उगाता हूं, ठीक है, आप ध्यान देना,
कि यदि हम भारत में दाल उत्पादन की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार का थोड़ा सा पार्ट, हरियाणा पंजाब वाला पार्ट, महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट, यानी कि ये जो गंगा यमुना चंबल वाली नदी वाला जो पार्ट है, यही वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा दालें उत्पादित होती है। ना तो ईस्ट में होती है, ठीक है, और ना ही दक्षिण में होती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वहां की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक होती है, और एसिडिक मिट्टी में मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है, और मोलिब्डेनम की कमी होगी तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो वहां पर पौधों को नाइट्रोजन पूरा अवेलेबल हो ही नहीं पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर दालों का सही प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो ये चीज देखने को मिलती है, इस चीज को भी जो है आप रिलेट कर सकते हो। आगे बात समझ में, ये चीज है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो मोलिब्डेनम किसके लिए जरूरी है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा डिफिशियंसी से क्या होगा, पुरानी पत्तियां क्या हो जाएगी, पीली हो जाएगी, पुअर नोडुलेशन। हाँ, ये भी ध्यान रखना, गांठों के निर्माण के लिए भी क्या जरूरी भाई, यदि गांठों का निर्माण हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, वो एक ही बात है, ठीक है, वो सारी क्या है, एक ही बात है। तो गांठों के निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है, यदि नहीं होगा तो कम हो जाएगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी मोलिब्डेनम जरूरी होता है, ठीक है, वहां पर भी जो है चीजें जरूरी होती है। दोनों चीजों के लिए आप ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, मैंने एक चीज आपको बताई होगी कि ये जो प्लांट है आपका, ठीक है, इस प्लांट में यदि हम डिफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पर टॉप में जो डिफिशियंसी होती है वो कैल्शियम और बोरोन की होती है, ठीक है, टॉप में। मिडल में जो होती है, बड़ी और छोटी जो पत्तियां हैं, नई वाली पुरानी वाली, इन दोनों में जिंक की कमी होती है, और नीचे वाली जो पत्तियां हैं उनमें एन, पी और के, इनकी मुख्य रूप से कमी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम भी किसके निर्माण में, कोशिका विभाजन में भाग ले रहा है, और बोरोन भी किसके निर्माण में, कोशिका विभाजन में भाग ले रहा है। वही बात यहाँ पर सामने आती है, कोशिका भित्ति निर्माण में, सेल वॉल फॉर्मेशन में किसका भाग होता है? बोरोन का भाग होता है, बोरोन का रोल होता है। और परागण विकास के लिए, परागण विकास का मतलब समझते हो, ये आपकी क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये फूल है, ये फूल में पाए जाने वाले पोलन्स है, ये यहाँ पाए जाने वाले पोलन्स है, यहाँ से पोलन्स कहाँ आए, वर्तिका के ऊपर आ गए। अब यहाँ से जो ये पोलन ट्यूब बनती है, इस पोलन ट्यूब के लिए बोरोन की आवश्यकता होती है, ठीक है, इस पोलन ट्यूब के लिए किसकी जरूरत होती है, यहाँ पर बोरोन की जरूरत होती है। तो हम ये कहते हैं कि पराग का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके लिए भी बोरोन की आवश्यकता होती है, ठीक है, या पराग नली का विकास बोल सकते हैं हम, ठीक है, ज्यादा सही वो रहेगा कि पराग नली का यदि विकास करना है तो वहां पर बोरोन की आवश्यकता आपको होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, बाकी बेसिक चीजें हैं। क्लोरीन की बात करें तो ये जल संतुलन के लिए, स्टोमेटा की गतिविधि के लिए जरूरी होता है, ठीक है, और बेसिक बातें इसमें वही है जो हम पढ़ चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, बाकी सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। जो आसपास की रिलेटेड चीजें हैं, पौधे की ग्रोथ कम हो जाना, डिजीज इन्फेक्शन बढ़ जाना, ये बेसिक चीजें हैं, ये सभी में आप लिख सकते हो, ठीक है, ग्रोथ कम हो जाना, पीलापन आ जाना, ये सारी चीजें। आई बात समझ में? तो ये हमारा टॉपिक था, आपको कैसा लगा? इसके साथ में ही हमारे न्यूट्रिएंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें आपके एक तो डेफिशिएंसी वाला बताना है कि डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है, और उसके अलावा जो सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।